हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो बढ़ते हैं कहानियों की ओर। एक दिन की बात है। ठंड का समय था। घना कोहरा छाया हुआ था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम ख़त्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वे उस समय के उच्च वर्ग के लोगों में एक अमीन का काम करते थे। रोज़ की तरह ही उस दिन काम ख़त्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लेना था, तो वे और साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाज़ार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों न जंगल के रास्ते से निकला जाए, तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। समय 11 बज चुका था। गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक तेज़ ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मज़दूर की पत्नी होगी जो नाराज़ होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो। लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और ज़ोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर नानी जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है। लेकिन वो कुछ भी ना बोली। तब नानी जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना। सुबह अपने घर चले जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा है। रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर से सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चले जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग भी आ चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं, रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा ना ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना करती। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठा कर ले आओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया। बस की आवाज़ बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे बहुत दूर चल दी। रसोई में सारा सामान रखवाकर माता जी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 20 मिनट में रसोई में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुँची तो देखा कि वो मछलियों को थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकल रही हो। कल सुबह तक बनाओगी क्या। उसके सिर पर घूंघट अभी भी था, तो चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी। लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो
जितना देखने की कोशिश करती वो और पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर वे बोली, देखा मैंने, आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय ख़राब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर रखना, और वहाँ से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे, कभी बच्चों के, कभी बाहर सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। एक मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे। उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोड़े की तरफ दौड़ी, और वहाँ पहुंचकर आया जैसे ही उन्होंने रसोई घर का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए। ना उनसे आगे जाया जा रहा था, ना ही पीछे। उनके हृदय की धड़कने की रुक रही थी। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारे रसोड़े में मछलियाँ और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल नाखून सब बड़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था, और खुशी से कभी वो आवाज़ भी निकाल रही थी। सी आवाज़ गूंज रही थी पूरी रसोई में। रसोई पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान ना पहुँचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ, और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी पापड़ पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा से भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था, और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर ज़ोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ बाहर भी आ रही थी। सारे लोग बाहर से रसोड़े की तरफ भागे। वो चुड़ैल ज़ोर से ज़ोर की आवाज़ निकाल रही थी और पूरे रसोड़े में दौड़ रही थी, और माता जी को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोड़े में आ चुके थे। काफ़ी लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को देखती हुई वो बाहर जंगल की तरफ भाग गई, और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे से खड़े थे, और मन ही मन माता जी की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसे चुड़ैल से पीछा इस प्रकार से छूटा। तो दोस्तों, आज की पहली कहानी इतनी ही है। तो बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। 1930 की बात है। एक शाम 3 बजे हम मानकुलम विश्राम घर पहुँचे। मेरे साथ जाफना केंद्रीय कॉलेज के मेरे अध्यापक साथी एस.जी. मान और सैमुअल जैकब थे। हमारी योजना जंगल में शिकार करने की थी। हमारे गाइड चिन्नैया हमें जंगल के बारे में बता रहा था। चिन्नैया के अनुसार जंगल का ऐसा सबसे अच्छा स्थान जंगल के बीच पानी का एक छोटा तालाब था, जो कि नानकुलम से 3 मील दूर स्थित उल्लूमादू नाम की जंगली बस्ती से लगभग 1 मील की दूरी पर था। लेकिन जब वहाँ जाने की बात आई तो चिन्नैया बोला, हम वहाँ नहीं जा सके। चाहे ये सच है कि वहाँ बहुत से जानवर हैं, लेकिन हम उनमें से एक को भी नहीं मार सकते, क्योंकि उस स्थान की रक्षा कादेरी नाम का भूत कर रहा है। जो भी व्यक्ति उस स्थान का उल्लंघन करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है।
चिनैया उस वक्त अपने रो में था। वो बोलता जा रहा था, पीपल के 2 पेड़ कादरी और उसकी पत्नी का निवास स्थान है। उनके बच्चे भी पास के वृक्षों पर रहते हैं। काफ़ी मनाने के बाद चिनैया हमें वो जगह दूर से दिखाने के लिए राज़ी हो गया, लेकिन इसके लिए उसने 2 शर्तें रखी। पहली ये कि हम बंदूकें लेकर वहाँ नहीं जाएंगे। दूसरी ये कि वहाँ जाने से पहले हम लोगों को एक टोटका करना होगा हमारे पास भूतों के परिवार को देखने के लिए, और उसका कहना मानना ही पड़ा। हम लोग खाने पीने के बाद रात्रि में 9 बजे चल पड़े। चिनैया ने अपने हाथों से हमारी कलाइयों पर हल्दी के पत्ते बांधे। जंगल में दाखिल होने से पहले उसने एक बार फिर देखा कि हल्दी के पत्ते कलाइयों पर मौजूद हैं या नहीं। अंधेरे, सुनसान और झोंकों से भरे हुए जंगल में से 1 मील पैदल चलने के बाद हम खुले स्थान पर पहुँचे। हमें वहाँ ठहरने के लिए और लपटें छोड़ रहे उन वृक्षों की ओर देखने के लिए कहा गया, जो कि 100 गज की दूरी पर चमक रहे थे। चिनैया ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल ठीक था। वहाँ लगभग 30 वृक्ष थे, जिनके तने चिंगारियों की तरह चमक रहे थे। मैंने दूरबीन से देखा, और जो कुछ मैंने देखा वो इतना सुंदर नज़ारा था जिसको मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। सभी वृक्षों में से 2 वृक्ष इतने चमकदार थे कि उनकी बिना पत्तों वाली टहनियाँ भी साफ देखी जा सकती थी। चिनैया ने बताया कि वे ही 2 वृक्ष हैं जिनके ऊपर कातेरी भूत का डेरा है। जैसे जैसे वर्ष बीत रहे हैं, उनके बच्चे और बढ़ रहे हैं। वो दिन के समय भी किसी को उन वृक्षों को पास नहीं जाने देते। मैं पास जाकर साफ और असली नज़ारा देखना चाहता था, परंतु चिनैया और मेरे साथियों ने एक कदम भी आगे नहीं जाने दिया। हम वापस चल पड़े, लेकिन मन ही मन मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं दिन में आकर भूतों के इन परिवारों से भेंट अवश्य करूँगा। सुबह मैं अपने साथियों के विरोध के बावजूद उस जगह पर जा पहुँचा। वहाँ 2 पुराने वृक्ष थे, जिनमें से एक पूरी तरह और दूसरे का कुछ भाग सूखा हुआ था। दक्षिण की ओर बहुत से वृक्ष सूखे हुए थे, परंतु दोनों सूखे वृक्षों में पीला रंग इनसे भी ज़्यादा था। मैंने चाकू की सहायता से वृक्ष का कुछ छिलका और लकड़ी काट ली और रेस्ट हाउस वापस आ गया। अगले दिन उस लकड़ी और छिलके को मैं जाफना कॉलेज की वनस्पति विज्ञान की प्रयोगशाला में ले गया। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने से मैंने पता लगाया कि पीपल के छिलके पर पीला रंग एक विशेष प्रकार की फंगस के कारण पैदा होने लगा था। ये किसी भी प्रकार से कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि संसार में बहुत से ऐसे वृक्ष हैं जिनके ऊपर फंगस पैदा होने के कारण प्रकाश पैदा होता है। छिलके की बाहरी सतह फंगस के पैदा होने के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान होता है। प्रत्येक किस्म की फंगस में से रोशनी उत्पन्न नहीं होती। रोशनी पैदा करने वाली विशेष किस्में, चाहे प्रयोगशाला में हो चाहे किसी वृक्ष पर, वे रात को रोशनी पैदा करती हैं। इसका कादेरी या किसी और भूत प्रेत के साथ कोई संबंध नहीं होता। इस फंगस की तरह ऐसे बहुत से वृक्ष और जानवर हैं जो रात के समय रोशनी देते हैं। इनको प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव और वृक्ष अधिकतर समुद्र में ही रहते हैं, इसलिए अधिकतर लोग इनसे अनभिज्ञ हैं। पृथ्वी पर रोशनी पैदा करने वाले जीवों में से सबसे आम मिलने वाला जीव जुगनू है। कुछ और जीव भी घने जंगलों और अंधेरी गुफाओं में देखे जा सकते हैं। जुगनू एक भंवरा है, कीट नहीं। सिर्फ नर जुगनू ही उड़ सकता है। मादा जुगनू पृथ्वी से और वृक्षों से चिपकी रहती है। नर और मादा प्रकाश द्वारा एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बहुत से बैक्टीरिया भी रोशनी देते हैं। न्यूजीलैंड में कुछ गुफाओं के भीतरी भागों में दीवारों के ऊपर इस प्रकार के बैक्टीरिया बड़ी मात्रा में पैदा होने के कारण रोशनी उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम देख सकते हैं। कुछ कीटों के सिरों के ऊपर रोशनी के स्थान होते हैं। वे रात के समय जब चलते हैं तो इस तरह दिखाई पड़ते हैं जैसे कारें अपनी लाइटें जलाकर धीरे धीरे चल रही हों। जिस प्रकार जंगली लोगों को प्रकाश पैदा करने वाले वृक्षों पर
भूत प्रेतों का डेरा दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार ही समुद्री मल्लाह और मछुआरे भी पानी में से उत्पन्न हो रहे प्रकाश का कारण भूत प्रेतों को ही समझते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।